तो ऊपर वाला झेल सकता है 180 वोल्ट, नीचे वाला सिस्टम झेल सकता है। हाँ भाई नमस्कार, रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। कैपेसिटर है आखिरी की तरफ, अपन इसको करते हैं खत्म। पहले अपन करेंगे खत्म, फिर अपन चालू करेंगे मैग्नेटिज्म। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। तो याद करो, लास्ट टर्म पे मैंने आपको होमवर्क के लिए एक सवाल दिया था। मैं आपको पढ़ा रहा था सिस्टम की बीवी निकालना। अरे हाँ, तो मैंने आपको सीरीज में बीवी निकालना सिखाया था और ये बताया था कि भाई सीरीज में सबसे पहले क्यू मैक्स निकाल लो सबका, उसमें जो सबसे छोटा क्यू मैक्स हो वो सिस्टम का क्यू मैक्स होगा, उसको सीक्वेंस से डिवाइड कर दो तो सिस्टम की बीवी आ जाएगी। हाँ, पैरेलल में बहुत आसान, जो सबसे छोटी बीवी वही सिस्टम की बीवी। तो हमने एक कंबाइंड सवाल बोला, देखो भाई, अरे चालू हो जा भाई। हमने एक कंबाइंड सवाल बोला कि भाई बताओ इस सिस्टम की बीवी बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस सिस्टम इसकी बीवी निकाल लो, फिर इसकी बीवी निकाल लो। ओके सर, इसकी बीवी निकाल लो, इसकी बीवी निकाल लो, दोनों की बीवी में जो छोटी बीवी हो वो सिस्टम की बीवी। तो सीरीज में तो बीवी निकालनी हमें आती है। देखो इसका क्यू मैक्स कितना 440, इसका कितना 2400, इसका कितना 20 × 12। अरे तो सवाल करा ही था अपन ने 240। ओ हो, तो क्या इसका बीवी हुआ क्यू मैक्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि 240 बटे 6 और 12 4, 4 × 2 4/3। अपन पहले भी कर चुके हैं, ये आंसर आया था 180 वोल्ट। तो इसकी बीवी कितनी 180 वोल्ट। इसकी बीवी ध्यान से देखो, इसका कितना था 60, ये कितना था 45। इसकी बीवी कितनी थी, इस सिस्टम की बीवी है 45/2 यानी कि 22.5 वोल्ट। तो ऊपर वाला झेल सकता है 180 वोल्ट, नीचे वाला सिस्टम झेल सकता है 22.5 वोल्ट। तो बीवी ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, पैरेलल में अगर हो तो छोटी वाली बीवी ही सिस्टम की बीवी होती है। अरे हाँ सर, तो आंसर भी आ गया है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? क्रिस्टल क्लियर सर? पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल पक्का सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। ओके, 22.5 वोल्ट इज द बीवी ऑफ द सिस्टम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? तो अगर ऐसे सवाल आएंगे क्या हम सब लोग कर लेंगे? अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ये चालू करने से पहले, क्या अगर ऐसे सिस्टम की बीवी निकालनी होगी क्या सब लोग कर लेंगे? हाँ सर, कर लेंगे, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। बोलो क्लियर? यस सर। तो भैया सीरीज में अगर कैपेसिटर हो और बीवी निकालनी हो हम कर सकते हैं, पैरेलल में अगर कैपेसिटर हो और बीवी निकालनी हो तो हम कर सकते हैं, अगर पैरेलल और सीरीज में भी हो तो भी हम सिस्टम की बीवी निकाल सकते हैं। हाँ सर। और सोचो, लीकेज करंट, ये क्या? मैं तुम्हें पहले कहानी सुनाता हूं। अगर तुम देखो तो तुमने अभी तक जो पढ़ा ना तो जादू था। कैसे जादू, मैं बताता हूं, सुने ध्यान से। मान लीजिए कि आप किसी कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर दो, अरे हाँ, अब इसे तोड़ दो। ये भैया इसमें ध्यान समझना अच्छे से, मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूं बिना इसके, बिना एनिमेशन, समझना लीकेज करंट का क्या मतलब। ऐसा समझो कि तुम किसी कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर दो, अब चार्ज कर दिया तो इस पे, इसको चार्ज करके तोड़ लिया। अब क्या हुआ, प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसे चार्ज करके तुमने तोड़ लिया, टक 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 टक, यहाँ पे चार्ज आ गया Q0, यहाँ पे चार्ज आ गया -Q0 और तोड़ लिया चार्ज करके। ठीक है, तो Q0 इक्वल टू जो भी चार्ज करा होगा CV0 रहा होगा। ठीक है, तोड़ के रख लिया। तुम ध्यान से देखो तो Q0 अगर चार्ज आ गया तो उसके अंदर तो एनर्जी आ गई कितनी, Q0² C। अरे हाँ, अब सोच, तूने तेरे को किसी दोस्त ने बोला यार तू मेरे को एनर्जी भेज सकता है क्या 1000 जूल। तूने सोचा अच्छा कैपेसिटर को चार्ज करता हूं, अगर एक कैपेसिटर में एनर्जी आती है मान लीजिए 10 जूल, तो भैया ऐसे 100 कैपेसिटर अपने दोस्त को ट्रक में रख के भेज देता हूं, उसके पास एनर्जी पहुंच जाएगी, उसके पास एनर्जी पहुंच जाएगी। तुमने कैपेसिटर को चार्ज करा, उसको चार्ज कर ट्रक में भरा, फिर ऐसे 100 बार करा, ट्रक भरा और भेज दिया। जब उस दोस्त के पास कैपेसिटर पहुंचे, उसने एनर्जी उनसे लेने का प्रयास करा, एनर्जी मिली ही नहीं, एनर्जी तो गायब हो गई थी। तो बोलेगा सर एनर्जी कहां जाएगी? सर एनर्जी तो यही थी सर, ये तो स्टोर थी सर एनर्जी Q0 -Q0 के अंदर। नहीं, तुम इस कैपेसिटर को बहुत बारीकी से देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये मटेरियल भी तो है, जो अंदर भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो इसके अक्रॉस
एक मटेरियल के रूप में सोचो, अब इसके अक्रॉस, मटेरियल के अक्रॉस सोचो, तो इसके अक्रॉस ध्यान से देखो तो T इक्वल टू 0 पर Q0 बाई सी प्लस Q0 बाई सी माइनस 0, इतना पोटेंशियल था। अब मटेरियल को, एक मटेरियल है, सोचो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, T इक्वल टू 0 पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल है कितना? अरे हाँ सर, कितना पोटेंशियल है? Q0 बाई सी। अरे हाँ, तो उसके अंदर तो करंट बहने लगेगा। अरे हाँ, ये बहा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से खुद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही करंट बहने लग गया। वो जो करंट बहता है ना, वो कहलाता है लीकेज करंट। ओ हो, क्यों? कैपेसिटर के अंदर मटेरियल है, मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है, तो भैया चार्ज कैपेसिटर के अंदर खुद ही करंट बहने लग जाता है अगर उसे तोड़ के रख लो तो। अरे हाँ, अब सोच, अगर करंट बहेगा तो क्या ये कैपेसिटर के अक्रॉस यहां चार्ज क्यू, यहां माइनस क्यू, क्या घट जाएगा? अरे हाँ सर, और फाइनली ये पूरा डिस्चार्ज, अरे हाँ, ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अरे हाँ सर, तो क्या कैपेसिटर की एनर्जी इज डिसिपेटिंग एज हीट? अरे हाँ, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अरे हाँ, is dissipating as energy as heat in dielectric material through leakage current। ओ माय गॉड, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब तुम ध्यान से सोचो, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था ना, अरे हाँ, तुम ध्यान देखो तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्रॉस, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, देखो इसके तुमने दो एस्पेक्ट पढ़े। इसकी अगर कैपेसिटेंस पूछो तो कितनी है? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अरे हाँ, तुम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक रजिस्टर की तरह देखो तो सोचो, जिसमें करंट बह रहा है। अरे हाँ, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बोलो? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो, लेंथ कितना? वही डी बाई एरिया ए। अरे हाँ, क्या इसकी रेजिस्टेंस रो, एल कितना? डी बाई ए। ओ माय गॉड, तुम बहुत ध्यान से सोचो ना, तो लीकेज करंट पता है क्या है? दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम, जिसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी है और रेजिस्टेंस रो डी बाई ए है। ये है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। पता नहीं पड़ रहा, पर वो सिंगल कैपेसिटर जो अकेला रखा हुआ है चार्ज, इट इज एक्टिंग लाइक अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। कभी भी डरना नहीं है, जब भी लीकेज करंट आए तो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट याद कर लो। क्या याद कर लो? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। ओ माय गॉड, अरे क्या याद कर लो? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। क्लियर है सर? मजा आया सर? जोरदार सर, जबरदस्त सर। तो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक सर। अब देख कुछ नहीं, अगर तुम याद करो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट की इक्वेशन क्या होती है? करंट की, आई लीकेज जिसे अपन बोलते हैं। अरे हाँ, याद है कि भूल गए हो? याद करो, जो उसका चार्ज होता था वो क्या होता था? Q बराबर क्यू नॉट ई नॉट की पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे हाँ, और करंट क्या होता था? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो क्या लिखते थे? क्यू नॉट बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर आर सी इस टाइम कॉन्स्टेंट टाउ। ध्यान से देखो तो इसमें आर सी की वैल्यू क्या आई? रो डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। देख, डी ने डी को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, टाइम कांस्टेंट सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट आया, रो के एप्सिलॉन नॉट। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओ माय गॉड, तो कभी भी अगर लीकेज करंट आ जाए तो उसको कंपेयर, पहले समझो लीकेज करंट क्या है।
इसलिए कैसा इतना आसान नहीं होता कि कैपेसिटर को चार्ज करा, रख दिया, एनर्जी रखी है सालों तक, डिस्चार्ज हो जाता है वो अपने आप अंदर अंदर, मटेरियल है क्योंकि उसके अंदर, तो लीकेज करंट आने लगता है तो डिस्चार्ज हो जाता है, हीट की फॉर्म में निकल जाती है वो एनर्जी। अच्छा, तो ऐसा नहीं था, आसान नहीं है कि एनर्जी भर भर के रख ली, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, और जब भी लीकेज करंट आए तो हमारे मन में, जब भी लीकेज करंट आए तो हमारे मन में डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट आना चाहिए। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, बोलो क्लियर। अरे पक्का, अरे सोच लो। क्लियर है सर, पक्का है सर, मजा आया सर, शानदार सर, फील आई सर लीकेज करंट की भी। तो लीकेज करंट इज नथिंग बट डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। बीवी समझ गए, लीकेज करंट समझ गए, ये समझ गए, वो समझ गए। एक और बात सुन, ध्यान से सुन, अच्छे से सुन, बोलो क्लियर है? हाँ सर, ये हम सब समझ गए, ये हमें क्लैरिटी है। ओ हो, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू आरसी सर्किट। ओ हो, देखो उसने क्या बोला, फॉर अ गुड कैपेसिटर रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई सो दैट आई लीकेज विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ठीक है। अब सुन, क्या लीकेज करंट वाली कहानी समझ आ गई? अरे पक्का, हाँ सर समझ आ गई। रो डी बाई ए सी इज एफ नॉट के बाई डी, तो अपना जो आरसी है वो भी कितना है, वो अपने को क्लियर है, वाया रो के एप्सिलॉन नॉट। अब याद कर, मैंने डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले, डाइलेक्ट्रिक पढ़ाने के बाद सबसे पहली कहानी सुनाई थी इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब याद कर, उसमें दो बात बताई थी, कांस्टेंट चार्ज और कांस्टेंट पोटेंशियल। हाँ अच्छा, याद कर, जब अपन ने उस डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल रहे थे तो अंदर एक फोर्स आ रहा था, आया था ना? हाँ सर आया था, मैंने बोला था उस फोर्स को बाद में निकलवाऊंगा, वो अब आ गया है। अच्छा, वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स है उसकी क्या वैल्यू होती है वो अपने को समझ आना चाहिए। तो जब अपन किसी डायरेक्टर को इंसर्ट करते हैं तो उसमें एक अंदर एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, वो अपन बात कर रहे हैं। तो अपनी पहली फॉर्मेट है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्ज कैपेसिटर जब वोल्टेज इज कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो तो जब डायलेक्ट्रिक अंदर आता है तो फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स कितना लगता है उस पर चर्चा करी जा रही है। ओके सर, उस पर चर्चा करी जा रही है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? क्लियर है सर? बढ़िया है सर, अच्छा है सर। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज इज कांस्टेंट। अब क्या करें, देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू डी एफ। अब सुन, मान लीजिए कि आपका डाइलेक्ट्रिक इतना भर चुका है ऐसे। अच्छा, कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों बैटरी से जोड़ रखा है? ओके, अब समझे अच्छे से, तुम्हें ध्यान से क्लैरिटी समझ आ जाए। देखो देखो, मान लो दूरी एक्स है। ओके, अगर तुम, मैं ही बताता हूँ, एनिमेशन छोड़ो, ध्यान समझो। मान लो कि इतना कैपेसिटर अंदर भर चुका है, ये जो आपकी प्लेट है इसे स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है? स्क्वायर प्लेट याद समझ में आ रहा है, यानी कि पीछे ऐसे है प्लेट। हाँ सर, ये क्लियर, तो ये भी अपना एल है, ठीक है? ओके, अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मान लो कि अभी एक्स डायलेक्ट्रिक अंदर घुस चुका है, ठीक? तो तुम इस समय जो ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे तो प्लस 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 था, बिल्कुल सही, इसकी वजह से यहाँ माइनस माइनस आया, और यहाँ माइनस माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस आया, उसकी वजह से एक फोर्स आया। उस एफ को ही तो निकालना है हमको, मान लेते हैं ये एक्स है। अब ध्यान देखो तो ये जो ये स्थिति बनी ना, इस स्थिति में देखो तो दो कैपेसिटर आपके बन गए, एक ये C1 एक ये C2, एक वैक्यूम वाला और एक K वाला। अच्छा ध्यान से देखो तो इस समय का जो C इक्विवेलेंट है, ये जो C1 C2 है, देखो एक C1 वो जिसमें K डाइलेक्ट्रिक है, और एक C2 वो जो खाली है। अपन कुछ एक्स अंदर आ चुके हैं, आप ऐसा समझो, तब के फोर्स की बात हो रही है। ओके, तो जो C इक्विवेलेंट है, जो C इक्विवेलेंट है उसको समझते हैं। क्या C इक्विवेलेंट ये C1 C2 पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल है कि सीरीज है? सर पैरेलल है। तो देखो, क्या C इक्विवेलेंट है C1 प्लस C2? C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। ओके सर, C1 प्लस C2। अब क्या करें, C1 देखो, C1 देखो, C1, ओके, C1 को देखो, ये X, तुम ध्यान देखो तो ये एरिया कितना हुआ, ये वाला व्हाइट वाला एरिया कितना हुआ, देखो तो L इंटू एक्स। अरे हाँ, अच्छा, ऐसे ही तुम देखो तो ये येलो वाला एरिया, C2 का एरिया कितना हुआ, देखो C2 का एरिया कितना हुआ, देखो
एल माइनस एक्स इंटू एल। अरे हाँ, अच्छा, दोनों के लिए डी तो सेम है। अब C1 के लिए देखो, C1 के लिए क्या है, C1 के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के एरिया इज एल इंटू एक्स बाई डी। ऐसे ही C2 क्या लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट के तो 1 है क्योंकि वैक्यूम है, एल माइनस एक्स इंटू एल अगेन डी। तो C इक्वलेंट क्या है, C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ लो तो एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी तो कॉमन आ गया, बिल्कुल सही। ऊपर बचा के एल एक्स, हाँ, और इधर क्या बचा, एल स्क्वायर माइनस एल एक्स, हाँ, एल स्क्वायर माइनस एल एक्स, एप्सिलॉन नॉट नहीं, गड़बड़ करना हो गई, एप्सिलॉन नॉट एल तो कॉमन आ गया ना, तो ये एल गायब हो गया, ये एक एल गायब हो गया, ये एक गायब हो गया। हाँ बोलो सही है क्या, हाँ सर, हाँ सर, एल एल तो गायब हुए ना, एल माइनस एक्स और ये के एक्स। ओके, अब देखो तो एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। अरे हाँ, क्या ये सी इक्वलेंट आया, सर फोर्स निकाला है, आप सी इक्वलेंट के पीछे पड़ रहे हो, क्यों बताता हूं, ध्यान से देखो। तो जो फोर्स है उसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। यू इज वॉट, एनर्जी इन द कैपेसिटर। हालांकि इसमें थोड़ी और डिटेल में अंदर जाना पड़ सकता है, कोई अपन को नहीं जाना, अपन तो समझे, सिंपली समझे क्या, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद एक्स। अरे हाँ सर, मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं, डायरेक्शन अपने को अट्रैक्शन समझ आ रहा है लॉजिकली, डायरेक्शन अपने को समझ आ रहा है लॉजिकली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस सर। तो फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ओके। फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, ओके, ठीक है, समझ आ गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर, अच्छा सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ये आया ये आया, ओके ठीक। अब U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, वो क्या है, V कांस्टेंट है, तो हाफ C इक्वलेंट V स्क्वायर। हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, V तो कांस्टेंट है तो हाफ V स्क्वायर डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स। क्या यही डी यू बाई डी एक्स है, और क्या यही फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब बोलो व्हाट इज डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स, उधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करो सी इक्वलेंट को, तो पहली टर्म तो एल तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो हो गया, के माइनस 1 एक्स का डिफरेंशिएशन के माइनस 1 सिंपली, तो आया एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1, सही चल रहा है ना, बाई डी, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं सर सब सही चल रहा है। तो ये आ गया डीसी इक्वलेंट डी एक्स, तो देखो फोर्स बराबर माइनस, फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू बाई डी एक्स, वो कितना आया देखो, यहां रख दो, तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 बाई डी इंटू वी स्क्वायर। अच्छा खूबसूरत बात क्या है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स का फंक्शन नहीं आया, कांस्टेंट वोल्टेज पर जो फोर्स आता है वो भाइयों और बहनों कांस्टेंट आता है। प्रूफ तो ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रट लो। सही बताऊं तो तुम्हारे लिए यही आएगा, अगर आएगा तो, कि कांस्टेंट फोर्स पर, सॉरी कांस्टेंट पोटेंशियल पर क्या फोर्स लगेगा। अरे हाँ सर, ये अपने को क्लैरिटी से समझ, ध्यान देखो, फोर्स कांस्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 वी स्क्वायर बाई डी, ओहो एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 वी स्क्वायर बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 वी स्क्वायर बाई डी, नीचे 2 डी, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो क्लियर। याद रखना है कि कांस्टेंट पोटेंशियल पर जो अंदर फोर्स लगता है वो कांस्टेंट आता है, देखो एक्स पे वेरी नहीं करा, कांस्टेंट आ गया वो। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो भाई, अरे सोचो भाई, क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, परफेक्ट सर, जोरदार सर, पक्का, आ जाओ, तो आंसर आ गया वो सब तो ठीक है। ओ हो, ये देखो माइनस डी बाई डी एक्स आंसर आया क्या, देखा तो अपना,
हो ये देखो, half v square L epsilon naught k minus 1 force effect acting between the plates of the capacitor is independent of x when voltage is constant when the dielectric is fully inserted। ये क्या बात हुई? सोचो, जब ये पूरा ऐसे आ जाएगा टक टक, तो लॉजिकली सोचो, ये पूरा फोर्स एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। जब तक ये थोड़ा सा बाहर है तब तक ये फोर्स है, क्योंकि जब पूरा आ गया तो यहां माइनस माइनस माइनस, यहां प्लस 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 प्लस, जैसे ही अंदर आया वैसे ही ये पूरा यहां प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस, ये फोर्स क्या हो गया? जीरो। ये फोर्स क्या हो गया? जीरो। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? क्लियर है सर? तो ये फोर्स है। अब इस फोर्स पे ना बहुत सारे सवाल छोटे, मतलब बहुत सारे ज्यादा आते तो नहीं है, खैर ये चार्ज कांस्टेंट वाली बात चलो मैं बता देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं काम की होती हो। देखो इधर चार्ज कांस्टेंट में वैसे नहीं आती, यह ज्यादा नहीं आता, यह ज्यादा नहीं आता। फिर भी मैं बता देता हूं, कहानी बिल्कुल सेम है, बस अब याद रखना यू को क्या लिखेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अगर क्यू कांस्टेंट है तो, अगर क्यू कांस्टेंट है तो एनर्जी को क्या लिखेंगे? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो तुम बहुत ध्यान से देखो, सी के लिए क्या आई थी पीछे, देखो सी के लिए देखो पीछे क्या आई थी, बाकी सब तो कहानी सेम है ना। अपने देखो पीछे सी के लिए क्या आई थी, देखो सी इक्वल टू क्या आई थी, ये रही एफ नॉट एल बाई डी एल प्लस के माइनस 1/2x। उधर लिखता हूं, देखो उधर ये देख, सी के लिए क्या आई थी अपनी, एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी एल प्लस के माइनस 1/x, है ना, यही आई थी ना। हाँ, अब देखो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c लिख दे, तो फिर से जो फोर्स आएगा ना वो अब क्या आएगा, वो फोर्स आएगा फिर से माइनस डी यू बाई डी एक्स। पर जब तुम डी यू बाई डी एक्स करोगे तो देखो क्यू नॉट स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा 2, तो 1/c dx, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 1/c स्क्वायर डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स। अरे हाँ, तो जो आंसर आएगा ध्यान से देखो, वह x पर डिपेंडेंट होगा। मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये ज्यादा आता नहीं है। वह x पर डिपेंडेंट होगा क्योंकि डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स तो भले x के इंडिपेंडेंट आया था, पर 1/c स्क्वायर जब आ जाएगा तो x के डिपेंडेंट आ जाएगा ना, तो इसलिए वो ज्यादा पूछते नहीं है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कांस्टेंट चार्ज पर फोर्स लगता है वो वेरी करता है, वो क्या करता है, वेरी एक्स के साथ, वो ज्यादा नहीं आता, इसलिए मैं उसको ज्यादा छेड़ नहीं रहा हूं, फालतू टाइम पास नहीं करते है ना, बोलो क्लियर। पर जो कांस्टेंट पोटेंशियल वाला है उस पर सवाल आते हैं, उस पर सवाल आते हैं। अच्छा, ये तो अपन ने समझाने का प्रयास करा है। एफ एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन एक्स व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। ओ हो। पर मैक्सिमम सवाल अपने किस पे आते हैं, कांस्टेंट चार्ज पर, सॉरी कांस्टेंट पोटेंशियल पर। एफ नॉट एल वी स्क्वायर के माइनस 1/2d, याद है कि भूल गए? हाँ, पीछे देखो 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 देखो, याद है कि भूल गए हो? कांस्टेंट चार्ज पर अपना क्या फोर्स आया था, देखो एफ नॉट एल वी स्क्वायर के माइनस 1/2d। ये याद रखना है, याद रखना है, ये काम आता है। ओ माय गॉड, हाँ सर। अब देखो, a parallel plate capacitor separation between the plates D is shown if a dielectric of mass m, dielectric constant k and same size as that of plates of the capacitor is released, find the position as shown, find the time period। अब पहले समझो, अपन बिल्कुल जस्ट बाहर से अपन ने छोड़ा तो क्या फोर्स एफ लगा। अब तुम लॉजिकली समझो, तो आपने छोड़ा ऐसे, ये सिचुएशन, क्या इस पे फोर्स लगा, छोड़ दिया आपने, इस फोर्स की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आया। अच्छा, एफ कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू क्या है, अभी पड़ी, एफ नॉट एल वी स्क्वायर के माइनस 1/d। अरे हाँ, जोरदार सवाल बता रहा हूं। अरे हाँ, आप सुन, क्या इस पे एक्सेलरेशन आया इधर एफ बाई एम, क्या इस एक्सेलरेशन की वजह से चला 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 चला, पर जैसे ही ये बीच में आया, ध्यान से समझना, पूरा एकदम से फोर्स, जैसे ही पूरा बीच में आया एकदम से फोर्स जीरो हो गया, बट वेलोसिटी आ गई। क्यों? क्योंकि आपने छोड़ा था। अब सोचो, ये दूरी अगर एल है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी, अरे हाँ, अच्छा सोचो टी इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही, तो यहां पर जो टाइम टी हो रहा होगा, ध्यान से देखो, उसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये टाइम टी है, अगर ध्यान से देखो, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एल दूरी चले तो एल इक्वल टू हाफ ऑफ एफ बाई एम
इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आई, 2ml/f अंडर रूट, पर f की वैल्यू हो रही, इतने टाइम में ये पूरा डेल्टा अंदर आ गया, पर अंदर आते ही फोर्स भले जीरो हो गया, पर सोचो वेलोसिटी की वजह से वो आगे निकल गया, क्योंकि v क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब सोच, जैसे ये इधर निकला ऐसे, क्या फोर्स अंदर लगने लगा, और फोर्स उतना ही जो ऊपर था। तो सोचो ये करेगा क्या, लॉजिकली सोचना, ऐसे अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, फिर बाहर से अंदर, फिर बाहर अंदर से बाहर। ध्यान से सोचो, तो ये 1/4 ऑफ साइकिल है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से फिर अंदर, फिर अंदर से बाहर, तो ये 1/4 ऑफ द साइकिल है। तो सोचो टाइम पीरियड क्या हुआ, 4 ऑफ टी, यानी कि 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2ml/f, और f की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट l v स्क्वायर k-1 इंटू टी। टफ सवाल है ये, एसएचएम नहीं है, ये परी ऑसिलेशन है कांस्टेंट फोर्स का, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। अरे हाँ सर, देखो खतरनाक सवाल, पर अगर ध्यान से पढ़ा और समझा जाए तो कोई खास बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ भी आ रही है सर, बोलो पक्का? अरे सोच लो, बिल्कुल पक्का सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। सोच लिया सर, अच्छा लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर, पक्का? परफेक्टली मैच्ड अप। ओ हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ आंसर आया क्या? और ये हाँ देखो 8 कैसे है, एप्सिलॉन नॉट एल, वो तो एल एल तो कट जाएगा, एम डी के माइनस 1, वी वी क्या है, पोटेंशियल, ये बड़ा भी है। ओ हो, देखो अपना ये आया था क्या, देखा तो, देखा तो, हाँ देखो भाई, बोलो क्लियर? पक्का? हाँ 8 क्यों आया हो बाहर, 4 और 2 का एक और बाहर कैसे आया अपना, 2 क्यों नहीं आया, रुक जाओ एक मिनट, रूट 2 आ रहा है ना अपना, तो 2ml/f सही तो है, 4 2 कैसे आ गया बाहर ये? अच्छा एक तो 2 था और एक इसका भी था ना, फोर्स का फॉर्मूले वाला 2, तो ये एक और 2, अरे हाँ तो ये बाहर आ गया, बिल्कुल सही। तो 8 अंडर रूट ऑफ md/ε0 v स्क्वायर k-1। हाँ सर, अरे बोलो आया क्या? हाँ सर आ गया। अरे पक्का? यस। अब तो ऐसे फोर्स के बहुत सवाल आ सकते हैं, मतलब इसमें टाइम पास बहुत करा जा सकता है, कोई कमी नहीं है, मतलब सही बताऊं तो तुमको, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे ही मेरे को सवाल कराना हो ऐसे कांस्टेंट v पर, ध्यान से सुनना, कई तरीके से सवाल हो सकता है। ऐसे मैंने लटका दिया, सोचो इससे पुली से लेते हुए ऐसे mg लटका दिया, बताओ आपसे बोला जाए कि क्या, तो क्या mg शुड बी इक्वल टू फोर्स दैट इज एप्सिलॉन नॉट l बाई 2d k-1 v स्क्वायर। हाँ, कभी आप क्या इसको स्प्रिंग से जोड़ सकते हो? अरे हाँ, तो क्या यही फोर्स kx के बराबर हो जाएगा? अरे हाँ सर, तो अलग अलग सिचुएशन में उसको अलग अलग जोड़ सकते हो। कभी आपको और टफ करना हो तो बस एक कैपेसिटर इधर जोड़ दो, उसका एक डाइलेक्ट्रिक इधर ले लो, अरे हाँ बिल्कुल सही, इसी डाइलेक्ट्रिक को दूसरे कैपेसिटर में भी डाल दो, इसका V1 अलग हो, इसका V2 अलग हो, इसका V2 अलग हो, अगर ये बैलेंस्ड है तो दोनों तरफ का फोर्स बराबर होना चाहिए। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ज्यादा पढ़ाया है। कांस्टेंट चार्ज पर तो अपने को बहुत बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो फोर्स एक्स के टाइम पे वेरिएबल हो जाएगा। बहुत शानदार, खतरनाक, जबरदस्त सारे लेक्चर पढ़ाए हैं आपको, बढ़िया डिटेल में पढ़ाए हैं, किताबों में नहीं मिलने वाले हैं, एक किताब में अच्छे से ऐसे बिल्कुल ढंग से स्ट्रक्चर करके अच्छी डिटेल में पढ़ाए हैं, कैपेसिटर गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन चालू करते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। तो अब नया चैप्टर मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेटिज्म स्लाइड ही नहीं आई, थोड़ा सा बस ऐसे एहसास कर रहा हूं। देखो मैग्नेटिज्म का हमारे जीवन में, वातावरण में बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। कभी अगर तुमने देखा हो तो ऑरोरा बोरियोलिसिस नामक एक चीज होती है, क्या छोड़ो उसके नाम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुमने ऐसे कभी देखा हो या कभी टीवी में देखा हो तो ऐसे है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ना ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगता है अंधेरे में, ऐसा
देखो इस तरीके का ये। अरे हाँ, एक्चुअली ये ना सोलर फ्लेयर्स आती हैं कहां से, सन से, उनकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं ये, रियलिस्टिक फोटोज हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वीडियोस आप ऐसा समझो, रियलिटी में ऐसा दिखाई देता है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सब ऑरोरा बोरेलिस के नाम से एक चीज जानी जाती है। खैर उस नाम से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम अपनी अर्थ पे रह पा रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थ वास्तविकता में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अच्छा, हमारी अर्थ वास्तविकता में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ये सच्चाई है ये। आगे चल भाई, ये वास्तविकता में एक मैग्नेट है। अच्छा कैसे, ध्यान से देखो भाई, ऐसे ये अपनी अर्थ, अर्थ से दूर ये ऐसा क्यों दिखाई देता है मैं बताता हूं आपको। अर्थ से दूर अपना क्या है, अपना अर्थ से दूर ये अपनी अर्थ, हो ये अपनी अर्थ से दूर अपना क्या, सन। सन से कभी सुना हो तो बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोज वहां पे इरप्ट होते रहते हैं, उनसे बहुत खतरनाक रेस बाहर निकलती रहती हैं, जिससे ये देखो सोलर फ्लेयर्स उन्हें कहते हैं। ऐसे ये हो सकता है कभी डिस्कवरी कभी देखते हो थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है। खैर मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ा फैसिनेट करने के लिए एनिमेशन ऐसा बनाया ताकि आपको लगे ऐसे ऐसे फ्लेयर्स निकल रहे हैं ना, ये हाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, किलोमीटरों ऊपर तक ऐसा हो सकता है। मतलब सन की सरफेस है, सन की सरफेस पर निकलते हैं, इनसे ना, इनसे ऐसा समझो कि बहुत हार्मफुल पार्टिकल्स हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, बहुत हार्मफुल खतरनाक हार्मफुल पार्टिकल्स हमारी अर्थ की तरफ आते हैं। ये देखो ये, और खतरनाक है ना, ये अपने सन से खतरनाक ये निकले, देखो खतरनाक पार्टिकल्स। अब हमारी अर्थ पर अगर टकरा जाएंगे ऐसे गर्म पार्टिकल्स तो हमारी धरती तहस नहस हो जाएगी। पर हमारी अर्थ का अंदर कोर में, हमारी अर्थ के अंदर कोर में प्रैक्टिकली ये देखो आए, ये आए देखो, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं इनको। ये हमारी अर्थ के अंदर में एक शील्ड बनी हुई है, अंदर में कोर में गर्म मोल्टन मेटल की वजह से एक मैग्नेट बनी हुई है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं देखो ऐसे, ये उनसे हमारी अर्थ बच जाती है। अच्छा वो चीज क्या है, वो हमारी अर्थ की है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से आवर इनविजिबल शील्ड मैग्नेटोस्फीयर। खैर ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको स्टाइल मारने के लिए, कुछ उतारना नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी अर्थ की है ना, उसी की वजह से हम सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उनसे बच पाते हैं। और जब वो अर्थ से टकराते हैं ना वो हार्मफुल रेडिएशंस, तो वो जो कलर दिख रहे थे ना आपको, टकराते हैं और वो दूर भगा देती है अर्थ, वो नजर आता है जो आपको दिखाया था। अच्छा तो बेसिकली आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे जीवन का अमूल्य सत्य है। अगर अर्थ के साथ ये मैग्नेट, मैग्नेट तो जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ हमारी अर्थ अपने आप में बहुत बड़ी मैग्नेट है। अच्छा मैग्नेट देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, सुना होगा इतना तो, हाँ सर वो जो हमारी अर्थ के आसपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होते हैं ना, हमारी अर्थ भी अपने आप में बहुत बड़ी मैग्नेट है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के आसपास है तभी हमारी अर्थ बची हुई है, और इसीलिए हमारी अर्थ पर जीवन है, वरना जीवन होना संभव नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं अपन इसकी कोई रिसर्च पे अभी जा रहे हैं, बट हाँ अर्थ की ये देख कोर में दिखाई दे ना, कोर में ऐसे अर्थ का मोल्टन कोर है, खतरनाक गर्म, उसके आसपास ऐसे मैग्नेट की तरह वो एक्ट करता है। डरो मत, कोई मैं उसके टाइम पास नहीं कर रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से अपन चैप्टर के एंड में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो अपन जो बेसिकली पढ़ रहे थे याद करो, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, याद करो अपन ने सिखाया था कि भाई जो अपनी बिजली कड़कती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो अपना लाइटनिंग होती है वो उसकी वजह से। और अर्थ की जो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अपनी अर्थ की मैग्नेटिज्म वाले हिस्से में आती है। आप ऐसा समझो, तो मैंने आपको एक और इनका डिफरेंशिएशन बताया था, ये तो थोड़ा इफेक्ट वाला डिफरेंशिएशन हो गया। याद करो इलेक्ट्रो अपन का पढ़ रहे थे व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, है ना, हाँ फिर इसमें अपन ने करंट कैपेसिटर भी और चैप्टर घुसा लिए। ऐसे मैग्नेटिज्म क्या है, व्हेन चार्ज इज मूविंग, इस तरीके की बात है, भी धीरे धीरे आपको समझ आएगी। ये तो इफेक्ट दिखाया आपको। तो मैग्नेटिज्म क्या चीज, मैग्नेटिज्म जिसे अपन कहते हैं, जिसमें अपन अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन 2-3 चैप्टर अपने पढ़ेंगे। कौन कौन से, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ओके सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो अपने 6 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, करंट, कैपेसिटर, इधर मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी। ओ हो, तो मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू मैग्नेट्स। जो आप जरूर मैग्नेट या किसी न किसी खिलौने से आप खेले होंगे, वो चिपक जाता है, रिपेल करता है। और हाँ सर, तो एक प्रॉपर्टी है, और जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी बहुत बड़ी मैग्नेट है, इसलिए उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम बचे हुए हैं, वरना हमारा जीवन धरती पर संभव होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, बात तो आपकी सही है सर, ठीक भाई। तो मूविंग चार्जेस की जब स्टडी की बात करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद करो, बेसिकली अपन ने बोला था स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या ये बात अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करके आए थे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरुआत करा था? ओहो हो, बिल्कुल सही। ये अपनी कहानी हो गई भाई।
बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मेजर डिफरेंस है, पर एक बेसिक अगर अपन इन दोनों को अलग कर पाए तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। ठीक सर, ये बात हमें समझ आई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी, शानदार भी लगी। चलो भाई, तो बेसिकली अब अपन अपना क्या चालू करते हैं, मैग्नेटिज्म। क्या चालू करते हैं, मैग्नेटिज्म। ओके सर। ओहो, तो मैग्नेटिज्म, खैर मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आपको फील कराने के लिए ज्ञान है। आप ऐसा समझो कि ये करंट कैरिंग वायर है। ये क्या है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट बह रहा है ऐसे आई, ऐसे ही बता रहा हूं मैं तुमको। हमने क्या करा, इस करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। अच्छा, जो करंट कैरिंग वायर होता है वो पहले बताओ मुझे, न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है? जो अपना कंडक्टर होता है जिसमें करंट बहता है वो चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है, पहले बताओ। जिसमें करंट बहता है वो होता तो न्यूट्रल ही है। हाँ सर, होता तो न्यूट्रल ही है सर। अरे यस और नो? हाँ सर, होता सर वो न्यूट्रल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, होता वो न्यूट्रल है। ठीक भाई, बात समझ आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार, जबरदस्त, शानदार। अब क्या करें, न्यूट्रल होता है सर वो, ठीक है भाई, न्यूट्रल होता है। अब अगर वो न्यूट्रल होता है तो भाई मान लो उसमें करंट बह रहा है, उसके पास में एक चार्ज रख दूं, तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंटली observed that this plus q does not experience any force। हमने देखा कि क्यू चार्ज जो रेस्ट पर था उस पर कोई फोर्स नहीं लगा अगर उसको एक करंट कैरिंग वायर के पास में रख दिया गया। ठीक भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मैं धीरे धीरे आपको काम की बातों की तरफ ले जा रहा हूं। वो जो कहानी सुनाई थी अर्थ सन वाली, वो तो ऐसे ही फील एक्स्ट्रा, थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए, उससे भी कोई लेना देना नहीं है अपने को। अच्छी बात भाई। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज को रेस्ट पर रख दो तो उसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करा, तो हमने लॉजिकल भी लगा कि भाई वायर तो न्यूट्रल है। अगर वायर न्यूट्रल है तो उसकी वजह से इस चार्ज पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वायर न्यूट्रल है, भले इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं पर भैया वायर न्यूट्रल है। अच्छी बात, तो न्यूट्रल है तो कोई नेट फोर्स उस पर लगाएगा नहीं, तो अपनी बात खत्म हो जाएगी। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओ हो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात, बढ़िया। अब क्या करें, सुनो भाई, सुनो भाई। तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व दैट दिस प्लस क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। हमें लॉजिकली सही भी लगा, क्यों, क्योंकि भैया करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल एंड दस डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। हो, ऑल्दो ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है, बट अभी अपन ऐसा मान के चले एक्सपीरियंस के लिए। ठीक भाई, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू वायर इज 0। तो जो थ्योरेटिकली पढ़ा, थ्योरेटिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मैचेस। ओके सर, तो अच्छा लगा, बढ़िया, कोई बुराई नहीं। हमने करंट कैरिंग वायर के पास में हमने एक चार्ज को रखा, हमने देखा उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, हमने लॉजिकली सोचा भी सही भाई वायर न्यूट्रल है, वायर न्यूट्रल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगा, बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ सही। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही रखा हुआ था चार्ज, हम भी खुश, वायर भी खुश, सब कुछ बढ़िया। अच्छा ठीक भाई, अगर ये सब कुछ बढ़िया तो देखे भाई क्या हुआ, ये देखो, ये भाई साहब ऐसे घूम गया, कौन, चार्ज क्यू। ओ हो, हमने क्या देखा कि भैया करंट कैरिंग वायर के पास में अगर चार्ज को रफ्तार दो तो वो डेविएट हो जाता है। अगर करंट कैरिंग वायर के पास में चार्ज को रफ्तार दो तो वो डेविएट हो जाता है। ओ माय गॉड, तो वो डेविएट हो जाता है। ये तो नई उपलब्धि थी, क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो तब भी होता जब चार्ज रेस्ट पर था। यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन कि करंट कैरिंग वायर produces something, वो something क्या है हम नहीं जानते, something which applies force on moving charges। ओके सर, so conclusion की current carrying wire produces something which applies force on moving charges। अच्छा, करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो रेस्ट वाले चार्ज में फोर्स लगाता, पर हमने देखा कि वो मूविंग चार्जेस पर डेविएट कर देता है, मतलब वो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाता है, और मूविंग चार्जेस पर अगर वो फोर्स लगाता है,
हो, यानी कि वो कुछ तो ऐसा जनरेट कर रहा है, कोई तो ऐसी फील्ड अदृश्य जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगता है। किस पर फोर्स लगता है? मूविंग चार्जेस पर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। हाँ, that produces something which applies force on moon। अब यार बड़ी अजीब सी बात हुई, ये साला करंट कैरिंग वायर कुछ तो नया जनरेट करता है। ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ओहो, बहुत रिसर्च हुई, लोगों ने बहुत समय लगाया, पता पड़ा ये वैसी ही फील्ड होती है जैसी मैग्नेट के पास होती। जैसे आपने अगर कभी सुना, हालांकि मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा हो, इसके पास में अगर कोई दूसरी मैग्नेट लिया हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसमें अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? अरे हाँ सर, ऐसा सुना तो है सर, हमने देखा भी है सर, महसूस भी करा। खूब खेले होंगे तुम लोग, प्यार नहीं आया? अरे हाँ सर, यानी कि एक मैग्नेट कुछ तो ऐसा जनरेट करती है जिसकी वजह से दूसरे मैग्नेट में प्यार आ जाता है, और दिख नहीं रहा ये प्यार, पर होता है। जैसी फील्ड ये मैग्नेट जनरेट करती हैं, वैसी ही फील्ड ये करंट कैरिंग वायर भी जनरेट करते हैं। जो मैग्नेट्स के आसपास फील्ड होती हैं उन्हें कहा जाता, जो मैग्नेट के आसपास फील्ड होती हैं उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो, वैसी ही फील्ड करंट कैरिंग वायर भी जनरेट करते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंटली पाया कि करंट, ये कोई मैंने इजाद नहीं करा है, जो पाया वो पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली पाया कि करंट कैरिंग वायर वैसी ही फील्ड्स जनरेट करते हैं जैसी, एक्सपेरिमेंटली पाया कि करंट कैरिंग वायर वैसी ही फील्ड जनरेट करते हैं जैसी मैग्नेट्स करती हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात हो एक्चुअली ये पूरा वेरिफिकेशन करा था ओरस्टेड साहब, साइंटिस्ट, जिन्होंने मैग्नेटिक नीडल, आपने सुना होगा कि मैग्नेट ऐसे नहीं तो कभी देखा हो तुमने, अपनी घड़ी में भी आती है, मोबाइल में भी आती है, जिससे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता पड़ता है। कैसे पता पड़ेगा? वो चैप्टर्स के आखिरी में आपको पता पड़ेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, अरे हाँ सर, जो वॉयाज करने वाले जो शिप वाले होते हैं वो भी यूज करते हैं। हम भी कहीं भी अगर कहीं डायरेक्शन देख रहा हो तो नॉर्थ साउथ को देख रहे होते हैं। अरे हाँ सर, सुना तो है सर, देखा भी है। वो वाली निडल जब अपन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वहीं पर वो डेविएट होती है। ऐसी ही डेविएशन ओरस्टेड साहब ने बताया कि करंट कैरिंग वायर भी शो करता है। तो उन्होंने बोला कि करंट कैरिंग वायर वैसी ही फील्ड जनरेट करता है जैसे कि मैग्नेट जनरेट करती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी कि हम दो बातें सीखे कि भाई मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, वैसी ही फील्ड करंट कैरिंग वायर के पास भी होती है। और यह भी हम समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती हैं, रेस्ट वाले चार्जेस पर फोर्स नहीं लगाती हैं। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, अच्छी है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, लो भाई। और साइंटिस्ट जिनका मैं बोल रहा था उनका फोटो आपको दिखाया, आपको अच्छा लगा। उन्होंने इस बात को सिद्ध करा था। करंट कैरिंग वायर, ही देखो, करंट, ये रजिस्टर लगा दिया, ये बैटरी है, ये करंट कैरिंग वायर, और उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी। तो उन्होंने बोला जब इसमें करंट बहा तो निडल घूमी। When the switch is off, the needle of the magnet compass direct towards the magnetic north and magnetic south pole of the earth। जब हमने स्विच ऑन करा तो देखो करंट बहा और ये निडल हिली। अरे हाँ, निडल हिली, इसका मतलब ये क्या चीज है? रजिस्टर। अरे हाँ है ना, इसका मतलब इसे उतारने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या करंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताई ये वाली बात कि देखो मैग्नेटिक निडल हिलती है किसके पास में? करंट कैरिंग वायर के पास में। मैग्नेटिक निडल सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स में ही डेविएट होती है। और सर कैसे होती है वो भी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये हम जानते हैं, पहले से हमने सुना है ये। ऐसी ही फील्ड करंट कैरिंग वायर भी जनरेट करता है। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अब सुने ध्यान से,
इसे उतारने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब सही बताऊं तो हमारे लिए दो एस्पेक्ट थे ऐसे, वो कैसे जनरेट करती है वो और बाद में आगे भी समझो। करंट कैरिंग वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसी शेप कैसे आई धीरे धीरे अपन समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे याद करो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस के रूप में बनाते थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी अपन इसके रूप में बनाएंगे। अगर अपन बहुत ध्यान से बातों को देखें तो अपने को समझ आएगा ये बेसिकली ऐसे 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 जनरेट होती हैं। कैसे डायरेक्शन आती है सब अभी बताऊंगा। स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू व्हिच अ मूविंग चार्ज और another magnet or another conductor can experience a force। आप इतना समझो कि अगर एक करंट कैरिंग वायर था ऐसे, उसके पास अगर हमने चार्ज Q को V को ऐसे रखा तो उस पर फोर्स लगा, हमने कंक्लूजन निकाला और हमने पता करा कि इसके पास में अगर मैग्नेटिक नीडल हो तो वो भी हिलती है, डेविएट्स। इससे हमने दो कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन बात याद रखें कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, in magnetic field moving charges experience फोर्स। ओ हो, तो सही बताऊं तो मैग्नेटिज्म जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ओ हो, ये वास्तविकता में दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। सोच के देखो हमारे लिए पहला प्रश्न कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर कितनी प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अ करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग, एंड सेकंड इज हाउ मच फोर्स a moving charge is experiencing in a magnetic field। तो सोचो पढ़ाई के दो हिस्से हो गए। हमने एक्सपेरिमेंटली क्या जाना कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वैसी ही जैसी कि मैग्नेट्स करती हैं। ओ हो, और हम ये भी समझ पाए क्या कि भाई मूविंग चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। तो हमारी पढ़ाई के इस चैप्टर के दो हिस्से बनते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से दो हिस्से? दो हिस्से ये कि क्या ये करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और दूसरा हिस्सा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगता है वो कितना लगता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्लियर। अरे पक्का? हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। हो। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए अपने। अच्छी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इस एस्पेक्ट को लिख लो, तुम कहानी को लिखो। कहानी लिखो। क्या कहानी है कि फर्स्ट एस्पेक्ट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एस्पेक्ट कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सही बताऊं तो फर्स्ट एस्पेक्ट के दो लॉ आपके पास आएंगे। एक दो लॉ से पढ़ेंगे अपन इसको। पहला होगा जो आज पढ़ेंगे, बायट-सैवर्ट लॉ, और आप जानते हैं लॉ होता है, उनके प्रूफ नहीं होते हैं। दूसरा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या मेरी बात क्लियर है? बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये दो लॉ होंगे जिनसे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वायर की वजह से। सर इतनी देर से मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। ओ हो, इसकी एसआई यूनिट है। क्या है इसकी एसआई यूनिट? टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। क्या है? टेस्ला। ओ हो, टेस्ला। ओ हो, वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। टेस्ला इसकी यूनिट है। अगर अपन ध्यान से देखें तो बी इंटू ए, इसको एक और यूनिट से जाना जाता है, वेबर फ्लक्स की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बाद में आएगी, ज्यादा यूनिट के नाम है। हालांकि इसे गॉस से भी कहा जाता है, 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस। खैर वो भी आ जाएंगे, उसके लिए ज्यादा परेशान मत। तो ये रट लो पर जो मैं बोला चमका। अरे सोच लो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट प्रोड्यूस करती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उसे बी से डिनोट करते हैं, उनकी यूनिट टेस्ला होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है, नहीं सुना है कभी तो
अच्छा, हो सकता है 10वीं में कभी थोड़ा बहुत सुना हो। ओहो, वेक्टर क्वांटिटी। और एक और यूनिट इसकी यूनिट अपन जो भी मैंने बोले सीजीएस यूनिट गॉस। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, या 1 टेस्ला इक्वल टू, ऐसे याद लो 1 टेस्ला। एक और यूनिट होती है इसकी सीजीएस, कौन सी? गॉस। वैसे वो ज्यादा नहीं आती। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस। तुम्हारी ज्यादातर काम टेस्ला ही आएगी। ओ हो, इतनी बात अपने को याद होनी चाहिए। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, जो लिखा है वो क्लैरिटी से आना चाहिए। ये वायर के आसपास ऐसी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? धीरे धीरे सब आएगा, अभी परेशान मत हो। अभी फिर से समझो कि भैया करंट कैरिंग वायर वैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसी मैग्नेट के पास होती है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। उसकी एक और यूनिट गॉस होती है जिसे 1 टेस्ला 10⁻4 गॉस बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें अगर मूविंग चार्जेस को दौड़ाया जाए, यानी कि चार्जेस को अगर दौड़ाया जाए तो उन पे फोर्स लगता है। ये हम एक्सपेरिमेंटली जानते हैं। पूरे चैप्टर में हमारे दो एस्पेक्ट हैं, वन इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, and second is calculation of magnetic force due to magnetic field. ओ हो, ये बात तो सर समझ आई सर, आपकी अच्छी लगी सर, बढ़िया लगा सर, बढ़िया शानदार। ओ हो, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? अब सर ये क्या आ गया? मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल, क्योंकि आप समझना जो मैं आपको पढ़ाने लगा। पहली बात, ये मैं आपको रोटेशन में भी पढ़ा चुका हूं, क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नेटिज्म के बहुत सारे फॉर्मूलों में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इसलिए बिफोर स्टार्टिंग एनी लॉ मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस फिर से करा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर आता है। अगर ए वेक्टर ऐसे है और ये बी वेक्टर ऐसे है, तो आप जानते हो कि ए क्रॉस बी जब करोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, एक बात की अलग अलग, अलग अलग, एक ही तरफ हाथ रखो। मैं अपना हाथ अपने हिसाब से चलाऊंगा, तुम्हें अपना हाथ अपने हिसाब से चलाना है, पर जो पेपर पर यानी कि जो आपको पीछे डायरेक्शन नजर आएगी वो आपकी और मेरी सेम आनी चाहिए। हाँ, आप मेरे हाथ को नहीं देखोगे, आप खुद का हाथ चलाओगे। हाथ चलवाया था पहले भी? हाँ सर, चलवाया था। तो ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान सुना कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। मैं आपके सामने खड़ा हूं कैमरे में, मेरी इमेज उल्टी होके आती है, तो मेरे हाथों को नहीं देखना, मैं जो आंसर लिखूंगा उसको देखना है। आपको अपने हाथ खुद चलाने और उस आंसर से मैच कराना है। ओ हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। बिना क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नेटिज्म में कोई फॉर्मूले नहीं आते, मैक्सिमम फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट पर है, इसलिए अपने को क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक बातें आनी चाहिए। आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल आप जानते हो। ए की तरफ हाथ रखो राइट हैंड, बी की तरफ घुमाओ। सबसे पहला एग्जांपल, ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ हाथ घुमाओ। क्या ए क्रॉस बी यानी कि सी वेक्टर डॉट क्या बाहर आ रहा है? ये बात आप जानते हो कि इसका मतलब बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, इसका मतलब अंदर। ओ माय गॉड, ध्यान रखना, बहुत सारा क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है, किसमें? मैग्नेटिज्म में। तो आपको अभी से उसकी कहानी समझ आनी चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओ हो, अब देख, अब देख, पहला वाला इलस्ट्रेशन, ए क्रॉस बी कर। पहला इलस्ट्रेशन में तेरा ए क्रॉस बी किधर आ रहा है बताओ? ए का डॉट है मतलब बाहर। मैं अपना आंसर बताऊंगा फिर। ए क्रॉस बी करो, पहले देखो ए और बी में एंगल कैसा है? 90। वो तो चलो एंगल छोड़, तुम डायरेक्शन बताओ तुम तो अभी पहले। मेरे हिसाब से ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी, मेरे हिसाब से आंसर इधर आएगा। अरे हाँ सर, बात प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई साहब। ए क्रॉस बी सी। चलो दूसरा करो, देखो तुम्हारा मैच करा क्या। इसलिए कह रहा हूं मेरे हाथ को मत देखो, अपना हाथ चलाओ। पैर नहीं चलाना है, उल्टा हाथ भी नहीं चलाना है, सीधा हाथ चलाना है। एक की तरफ उंगली रखनी है, ऐसे नहीं ए क्रॉस बी इधर है, ऐसे उंगली तोड़ ली। अगर ए इधर है और बी इधर है तो ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। अरे हाँ, उंगली नहीं तोड़नी है। ये बातें रोटेशन में भी हो चुकी हैं, जब टॉर्क आया था आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर में भी हुई थी जब क्रॉस प्रोडक्ट आया था। अरे हाँ सर, तो वही कहानी रिपीट टेलीकास्ट हो रही है, पर बिना क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नेटिज्म होना संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो दूसरे का आंसर बताओ। ए क्रॉस बी करना है बार बार। अब देखो ए इधर है बी अंदर है, बोलो बोलो। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो, कुछ भी बना रखा है, बोलो। ए इधर
बी इधर, और वाह फिर से सी वेक्टर इधर ही आया, बिल्कुल सही। अरे हाँ, एक और देखो, ए क्रॉस बी, बोलो तीसरे वाले का आंसर तुम कर सकते हो। ए अंदर है, हाथ को सही से रखो, अरे हाँ, और बी की तरफ घुमाओ, अरे हाँ टुचुक, ओए ए क्रॉस बी फिर से इधर आया मेरा, तो देखो चिक, ओई 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 ओई, अरे हाँ सर, तुम भी अगर मेरी तरह डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा आंसर मेरे से मैच होना चाहिए। ढंग से हाथ चलाइए, नहीं चला पा रहे हो तो तब तक चलाते रहिए जब तक ये सब सही नहीं कर लो। खुद को प्रैक्टिस करनी है, बोलो लास्ट वाला बोलो। अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो भाई बोलो। अरे ऐसे मत करो, अरे सोचो रे। अच्छा ए क्रॉस बी, हाँ सर ये इधर, टिचिक सी वेक्टर, ओ माय गॉड, ए क्रॉस बी इधर, ओए होए होए होए, लो आ गया। एक और कर ले मेरी इच्छा के लिए, इधर ए बी बाहर, बोलो बताओ, कर सकते हो तुम लोग, बता दो इसको। ए क्रॉस बी सी किधर होगा? सर ये कहां आ गए अपन मैग्नेटिज्म से? भैया इसके बिना मैग्नेटिज्म चालू नहीं हो सकता, इसलिए बेसिक प्रैक्टिस करना जरूरी है। बोलो ए क्रॉस बी सी किधर जाएगा, बोलो, अरे बोलो इधर, अरे हाँ ए क्रॉस बी सी, ओए मजा आ गया सर। फिर मैं कह रहा हूं मैं अपनी शीट को देख के कर रहा हूं, आपको पीछे जो दिखेगा उसके हिसाब से मेरे आंसर मैच होंगे आपसे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर, ओके। हम एक बात समझ गए कि भैया बिना क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नेटिज्म की कुछ नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी उसकी बातों को समझा। मैग्नीट्यूड तो अपन जानते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, छोटी छोटी बातें वेक्टर की आप पहले से जानते होंगे। मान लो ये वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, मान लीजिए एंगल 120 डिग्री है, बताओ एंगल क्या है ए और बी के बीच में? 120 की 60, एरो पे ध्यान देना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हैं, बताओ बताओ, कंफ्यूज मत हो ना, बोलो ए और बी। अगर मैं ऐसे एरो बाई एरो मिला दूं, अभी जो मैंने सवाल करा मैं टेल से टेल मिलाया, मान लो मैं तेरे को बोलूं कि मॉड ऑफ ए, ध्यान सुनना, मैं आपको बोलूं मॉड ऑफ ए 2 है, मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ बी 3 है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओ, तो बताओ पहले मुझे बताओ ए और बी में कितना एंगल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट का, बोलो ए और बी में कितना एंगल? सर ए और बी में 120 की 60, सर 60, ए ऐसे बनेगा, अरे हाँ सर, टेल से टेल मिला के करते हैं ना, अरे हाँ, तो इस डायग्राम को ऐसे की बजाय ऐसे बना हुआ, हाँ ये ए ऐसे हो गया, अरे हाँ बी ऐसे हो गया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अरे हाँ, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60। ओहो, अब बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है? बाहर, सी वेक्टर, ए क्रॉस बी बाहर, मैग्नीट्यूड कितना? 2 इंटू 3 इंटू साइन 60, यानी कि √3/2, यानी कि मैग्नीट्यूड आया 3√3, डायरेक्शन आई बाहर। एक छोटा सा सवाल क्रॉस प्रोडक्ट का, रिवीजन करा दिया ताकि आप कोई गड़बड़ ना करो, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करो। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, बात तो सर आप सही कह रहे हो, बोलो क्लियर। तो भैया सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम हमारी कहानी पे दोबारा से आते हैं, हम हमारी कहानी पे दोबारा से आते हैं। ओके, कौन सी कहानी दोबारा से? कि भाई अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होता है वो होता है। हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स है वो निकालो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा अब क्या करें? देखो, तो उसके लिए तो हो गया भाई, हो गया हमारा, सब हो गया, ये तो हम आंसर समझ गए, ये तो हमें क्लियर है, हाथ वाथ चला चला के हमने देख लिया, हो सब सही चल रहा है ना? हाँ सब सही चल रहा है, तो हो गया। लो भाई, अब देख बायर्ट सैवर्ट लॉ, मैं आज से इस लॉ को डिफाइन कर देता हूं, मैं खुद बताता हूं बायर्ट सैवर्ट लॉ क्या है। ये एनिमेशन छोड़ो, मैं बताता हूं। मान लो इसे करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर का बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर करो डीएल, यहां से आर वेक्टर की दूरी पर, यहां से आर वेक्टर की दूरी पर, आर वेक्टर की दूरी पर, नहीं आया, आर वेक्टर की दूरी पर, ध्यान से देखो, इससे आर वेक्टर की दूरी पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसे बोल देंगे डीबी। डीबी मतलब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि अपने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। अच्छा डीएल वेक्टर लिया है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन उधर होगी, डायरेक्शन उधर होगी जिधर करंट
जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं समझे, वायर ऐसे तो डीएल किधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिधर करंट जाएगा उधर डीएल वेक्टर होता है, डीएल वेक्टर है वो। अच्छा, तो इस डीएल वेक्टर की वजह से जिसमें करंट आई बह रहा है, आर वेक्टर दूरी पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका फॉर्मूला लॉ है, उसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ओ हो नहीं आया, ध्यान सुना, लॉ है, याद रखना है। पहली बात याद करो, म्यू नॉट जैसे अपना हुआ करता था क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही मैग्नेटिज्म में आती है म्यू नॉट, इसे कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओ हो, ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आई एम्पियर, डीएल क्रॉस आर, डीएल अगेन अपने आप में वो, तो ध्यान से देखो तो डीएल क्रॉस आर, तुम इसमें देखो तो डीएल क्रॉस आर, इधर देखो ऐसे, अरे हाँ सर, डीएल क्रॉस आर म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ओहो, आर वेक्टर जिसके हेड कहां पर है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, छोटी छोटी बातों ध्यान रखना है, आर वेक्टर जिसका लॉ है, याद रखना है बिल्कुल ऐसे, जिसका हेड वहां होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, लॉ है, याद रखना है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर कट गया, ये हो गया टेस्ला, इसकी यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या ठीक है, तो छोड़ो, उससे क्या लेना, अरे हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो गई, बोलो क्लियर। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। हो डीएल क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना, इसीलिए शो करा रहा था, क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देख, डीएल क्रॉस आर किधर आया इस वाले केस में, ध्यान से देख तो अंदर आया छोटा सा, याद रखना है भाई साहब, लॉ है, याद होना चाहिए एज इट इज। आर वेक्टर का हेड कहां, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, टेल डीएल वेक्टर वाली जगह पे, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वायर के लॉन्ग होगी, पर किधर, जिधर करंट बहेगा, फिर डीएल क्रॉस आर करोगे, फिर ये करोगे, ओ हो, इसलिए जो लॉ है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। देखो वही करके बताया, देखो भाई 4 पॉइंट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट एब्सोल्यूटली परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ओ हो, वो छोड़े ना, अपन लिख तो लिया सब कुछ, अपन क्यों एनिमेशन से डरे, अपन ने तो बेसिक ये याद होना चाहिए, इसके प्रूफ नहीं होते, याद होना चाहिए, वेरिफिकेशन होते हैं लॉस के, प्रूफ नहीं होते। लॉ मतलब सब लोगों ने, किसी साइड ने बोला लॉ है, ऐसा होता है हमेशा, तो वेरीफाई करते हैं उसको जगह जगह, अगर वो फेल हो जाए तो फिर उसे नहीं मानते, इसलिए लॉ बोला गया है उनको। अच्छा, बोलो क्लियर, ओके। तो लॉ आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रट लो इसको। इसी लॉ की स्लाइड से अगले टर्न पर चालू करूंगा कहानी, इसी लॉ से अपन आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, तो याद करने वाली जगह पर आज आपको छोड़ रहा हूं, अगले टर्न पर इसी स्लाइड से चालू करेंगे। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।